हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आदित्य रंजन सर की मैथ्स ई बुक 2.0 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस बुक में 150 टीसीएस शिफ्ट और 4125 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं। और ये आज हम जो शुरू करने वाले हैं ये हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति से हम शुरुआत करेंगे और ये आज आपका पार्ट 1 है। ठीक है, इसी तरह से हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के अंदर जो है क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए चलेंगे। और देखिए, प्रत्येक क्वेश्चंस को हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होगा पहले हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो जिन्होंने चैप्टर पहले नहीं भी पढ़ रखा है उनको भी वो सारी चीज़ें जो है समझ में आएंगी। लेकिन आपको जो है वीडियो सीक्वेंस वाइज ही देखना है, जैसे कि पार्ट 1 पहले है तो पहले देखना है, फिर पार्ट 2 देखना है। अदरवाइज देखिए, पार्ट 1 के अंदर जो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं वो फिर से दोबारा नहीं बताए जाएंगे तो वो आप मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है वीडियोस आपको सीक्वेंस वाइज ही देखने और कंप्लीट देखने हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ये नंबर सिस्टम हमारा जो चैप्टर है इसके अंदर किस किस एग्जाम से जो है क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, एसएससी सीजीएल परी 2021 से यहाँ पर 32 क्वेश्चंस लिए गए। एसएससी फेज 9 यहाँ पर 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। और यहाँ पर एसएससी सीजीएल मेंस 2020 से 6 क्वेश्चंस, एसएससी सीजीएल परी 2020 से 21 क्वेश्चंस, और यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल 2020 से 34 क्वेश्चंस, एसएससी एमटीएस 2020 से 4 क्वेश्चंस, और यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल 2021 से 41 क्वेश्चंस, और एसएससी एमटीएस 2021 से यहाँ पर 1 क्वेश्चंस लिया गया। ठीक है, और एसएससी सीजीएल मेंस 2021 से यहाँ पर 5 क्वेश्चंस, एसएससी फेज 10 ग्रेजुएट लेवल 2022 के यहाँ पर 17 क्वेश्चंस लिए गए। ठीक है, तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इस एग्जाम्स के क्वेश्चन से सोल्व करवा दीजिए, इस एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व करवा दीजिए। तो वो भी आपका यहाँ पर जो है डाउट जो है, एक क्वेश्चन जो है वो भी आपका यहाँ पर सोल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी लगभग सभी एग्जाम्स जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे एसएससी सीजीएल परी 2021 के क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसको एक बार खुद से बनाने की ट्राई जरूर करना है आपको। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या पूछ रखा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं देखिए बार बार इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में नहीं पढ़ूंगा, मैं यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में पढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द केसेस जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हिंदी मीडियम से होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वाले जो हैं वो आप यहाँ पर ऊपर पढ़ सकते हैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। यहाँ पर ये क्वेश्चन है और इसके अंदर देखिए पूछा क्या गया, 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। यानी कि यहाँ पर हम समझ गए कि यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा 9 से विभाज्य नहीं होगा वो हमारे पास आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो 9 कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा। अब देखिए 9 का विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाएगा हम वहाँ पर काट देंगे। ठीक है, 8 2 10 में देखिए 9 का भाग लगाएंगे 1 बचेगा और ये 8 1 9 कट जाएगा, यानी कि 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको चेक करते हैं, ये 9 कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, 8 2 10 9 चला जाएगा, 1 बचेगा और 8 1 9, ये भी 9 से विभाज्य है, तो ये आपके पास यहाँ पर नहीं होगा आंसर। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं, ये 9 कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, 8 2 10 में से 9 चला जाएगा, 1 बचा, तो 5 और 1 कितना होगा, 6 होगा। अब देखिए संख्या 3 से तो विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, तो आंसर हमारा ये हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो ये 6 3 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा और 8 7 15। देखिए यहाँ पर ये संख्या 3 से तो विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, तो आंसर ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होता, यहाँ पर वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि सबसे बड़ी संख्या आपको कैलकुलेट करनी थी, तो इन दोनों ऑप्शन में देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर 2 3 2 3 यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पर ये 7 लिखा हो और यहाँ पर 9 लिखा हो, तो बड़ा किस में, इसमें। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी की, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से जो है आप इसको आंसर टिक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर इसको विदाउट ऑप्शन करना भी चाहें तो यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि घूम फिर कर जो है हम फिर वापस से ऑप्शन पर ही आ जाएंगे। देखिए कैसे, वो भी मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ।
जैसे कि यहाँ पर देखिए 9 से विभाज्य नहीं है, तो 9 का तो डिविजिबिलिटी रूल हम काम में ले ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 से विभाज्य है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम यहाँ पर काम में लेंगे। तो ये 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 2 10 में से 9 चला जाएगा 3 से, और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो बचा कितना, a प्लस बी प्लस 1 बचा, a प्लस बी प्लस 1 बचा। ये 3 का डिविजिबिलिटी हमने यहाँ पर चेक किया, तो ये आपके पास यहाँ पर 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब ये 3 से विभाज्य होगा तो यहाँ पर a प्लस बी की जगह क्या क्या हो सकता है, a प्लस बी की जगह यहाँ पर 2 हो सकता है भाई। इसकी जगह अगर आप यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 से विभाज्य होगी। इसके बाद 3 3 ऐड करते जाइए, यानी कि यहाँ पर ये 5 हो सकता है, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 8 हो सकता है, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 11 हो सकता है, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 14 हो सकता है, और इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये 17 भी हो सकता है। लेकिन इसमें 3 ऐड करेंगे तो 20 नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे के सारे मान जो है 18 से छोटे होंगे। 18 से छोटे कैसे होंगे, यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास a प्लस बी का मान होना चाहिए, a प्लस का b। अब देखिए a और b को अगर हम बड़े से बड़ा रखना चाहें तो यहाँ पर 9 और 9 रख सकते हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट वैल्यू है। यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या हम 9 रख सकते हैं। अब 9 प्लस 9 करेंगे तो ये हमारे पास 18 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 18 रखेंगे जैसे ही a प्लस बी की जगह, तो 18 प्लस 1 19 होगा, और जो कि 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो ये 18 भी यहाँ पर a प्लस बी का मान नहीं हो सकता, इसलिए जो ये आपके पास ये जितने भी मान होंगे ये 18 से छोटे होंगे। ठीक है, ये समझने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बाकी खुद से बनाते हैं तो यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप यहाँ पर समझने पर फोकस रखिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको चेक करना पड़ेगा, अब ऑप्शन पर आना पड़ेगा फिर से, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर आप a प्लस बी का मान 17 उठाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर a और ये c के अंदर देखिए, यहाँ पर देखिए 8 और ये 9 दे रखा है भाई। a और b की जगह यहाँ पर 8 और 9 दे रखा है, तो यहाँ पर 9 और 8 का योग देखिए यहाँ पर 17 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी 9 और 8 का योग कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। ये भी आपके पास 17 हो रहा है और ये भी 17 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब आपने इसको 9 से चेक किया था तो ये दोनों ऑप्शन 9 से डिविजिबल हो रहे थे, इसलिए आपके पास ये दो तो आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप चेक करेंगे तो a और b की जगह कितना है, 9 है, और ये 5, यानी कि 9 और 5 कितना हुआ, ये 14 हुआ। ठीक है, यहाँ पर 9 और 5 से 14, यानी कि बराबर 14 हो सकता है a प्लस बी का मान। यहाँ पर देखें तो ये 7 और 7 14, यहाँ पर भी 14 हो रहा है a और b का मान, a और b का प्लस यहाँ पर भी 14 हो रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बड़ी संख्या बतानी थी और बड़ी संख्या आपके पास ऑप्शन नंबर बी में थी, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो घूम फिर के हम फिर से ऑप्शन पर ही आ रहे हैं, तो इसको विदाउट ऑप्शन करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर, जिससे जो है इनको विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता हो, यानी कि सेम रिमाइंडर की यहाँ पर बात हो रही है। तो सेम रिमाइंडर की यहाँ पर बात हो रही है, तो चाहे तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं और विदाउट ऑप्शन भी कर सकते हैं। पहले इसको ऑप्शन से बनाते हैं, ऑप्शन से बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए 18 छिके 108 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 18 का भाग इसमें लगाएंगे तो 18 पंचे 90, 18 छिके 108 और 18 सत्ते 126 हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर -2, और यहाँ पर शेषफल 0 बचा था, समान शेषफल नहीं बच रहा, तो इसको हटा दीजिए। ये देखिए 12 नमा 108 हो जाएगा, और 12 नमा 108 और 12 मा 120, यहाँ पर तो शेषफल 0 और यहाँ पर 4 बच रहा है, तो ये भी आपके पास आंसर नहीं होगा, सेम रिमाइंडर नहीं बच रहा है। अब आप यहाँ पर 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए शेषफल 8 और यहाँ पर 4 बचेगा, तो शेषफल सेम यहाँ पर भी नहीं बच रहा है, तो बचा ऑप्शन नंबर डी, ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर ऑप्शन से इसको चेक कर सकते हैं। 16 से भाग करेंगे इन तीनों संख्याओं को तो यहाँ पर समान शेषफल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको विदाउट ऑप्शन करना चाहें तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये तो मेथड फर्स्ट हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपके पास मेथड फर्स्ट हो गया ऑप्शन से। ठीक है, और यहाँ पर विदाउट ऑप्शन हम करना चाहें मेथड सेकंड से। ठीक है, ये मेथड सेकंड, और इसको जो है हम बेसिक से बनाएंगे। ठीक है, और बेसिक से बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये आपके पास 3 संख्याएं दे रखी हैं, मान लीजिए वो a, b और c दे रखे हैं, और यहाँ पर जो है ये मैं लिख भी देता हूँ, जहाँ जो है ये c सबसे बड़ा है, फिर b और फिर a। ठीक है, तो यहाँ पर a जो है सबसे छोटा होगा, फिर b बड़ा होगा a से, और यहाँ पर b से बड़ा होगा c। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर क्रम है इन संख्याओं का। और इसके अलावा हम देखिए आपके पास ये संख्याएं दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे, यानी कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे। तो b बड़ी है तो इसमें से a को घटाएंगे, यानी कि b में से a को घटा देंगे। इसके बाद c बड़ा है तो c में से b को घटा देंगे, और c बड़ा है तो यहाँ पर c में से a को भी घटा देंगे। तो ये आपके पास यहाँ पर कुछ संख्या आई होगी,
और यहाँ पर भी कुछ संख्या आई होगी और यहाँ पर भी आपके पास कुछ संख्या आई होगी। आप क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम यहाँ पर एचसीएफ लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। ये एचसीएफ आपके पास जो भी आएगा वही आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इसको हम इस मेथड से बना के देखते हैं यहाँ पर। तो अगर हम इसको इस मेथड से यहाँ पर बना के देखें तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे इसी तरह से, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटाएंगे। तो बड़ी संख्या यहाँ पर देखिए, ये आपके पास ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए और ये सी मान लीजिए। तो सी सबसे बड़ी है, ये देखिए बी इसमें बड़ा है तो यहाँ पर ए घटाएंगे इसमें से, यानी कि यहाँ पर 124 में से माइनस कर दीजिए 108। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर 156 बड़ी संख्या, 156 में से माइनस कर दीजिए 124, और यहाँ पर जो है 156 ये बड़ी संख्या है तो इसमें से माइनस कर दीजिए 108। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर ये बचेगा आपके पास, ये बचेगा 6 और ये आपके पास 16 बचेगा, और यहाँ पर डिफरेंस 16 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस जो है वो आपके पास है 6 और 26, यानी कि आपके पास 32 का डिफरेंस है। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस है 8 और ये 48 का डिफरेंस है। अब आप यहाँ पर इन तीनों का क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ जो है ये आपको 16 दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 16 आपके पास करेक्ट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर डी में 16 ही था। ठीक है, तो ये इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेथड फर्स्ट हो गया और ये मेथड हो गया। ठीक है, मेथड सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसमें देखिए 500 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। तो ये भी मतलब अच्छे क्वेश्चन का लेवल, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखिए इसको समझेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन एक बार अगर आप इसको समझ जाते हैं तो बाद में इस क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें देखिए 500 से 650 तक देखनी है। पहले हम क्या करते हैं, 3 से विभाज्य और 7 से विभाज्य संख्या देख लेते हैं। यहाँ पर 500 से लेकर 650 तक कितनी संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा 3 से विभाज्य। तो 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर देखिए 3 से विभाज्य पहली संख्या कितनी होगी, यहाँ पर ये 501 हो जाएगी। ये 501 भाई 500 के बाद 501 3 से विभाज्य संख्या आएगी। इसी तरह से यहाँ पर डैश 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 इसमें 3 3 ऐड करते जाइए। ठीक है, फिर 504 हो जाएगी, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 504। फिर यहाँ पर ये डैश डैश करके आएगा तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ पर। अब ये 504 हो जाएगी। अब यहाँ पर 3 3 ऐड करते जाएंगे तो ये इस तरह से आपके पास संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट संख्या देख लीजिए कितनी हो जाएगी, ये 3 एकम 3 3 3 दूनी का 6 और ये 3 एकम 3 और 6 त्रिका 18, 2 शेषफल बचेगा, 2 इसमें से कटा दीजिए, यानी कि 648 लास्ट संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, n यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि n1 का मतलब यहाँ पर ये कितने पद हैं जो कि 3 से विभाज्य हैं, 500 से लेकर ये 650 के बीच में। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, लास्ट पद लेंगे 648, इसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला पद 501, और ये जो भी आपके पास आएगा इसको यहाँ पर इनके गैप से डिवाइड कर देंगे। देखिए प्रत्येक संख्या के बीच गैप देखिए, यहाँ पर 3 3 का होगा, यहाँ पर 3 3 का गैप होगा, तो इनके गैप से हम डिवाइड कर देंगे और +1 कर देंगे। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन गैप +1, ये आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास ऊपर डिफरेंस कितने का बचेगा, ये डिफरेंस यहाँ पर बचेगा 47 और 147 का डिफरेंस बचेगा, और बट्टे 3 करेंगे और +1 कर देंगे। 3 का भाग लगाएंगे तो ये आपके पास 4 त्रिका 12 हो जाएगा, 9 त्रिका 27, यानी कि 49 प्लस का 1, और ये बराबर कितना आ जाएगा 50। अब देखिए कोई और शॉर्ट में इसको कैलकुलेट करना चाहता है तो वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकता है। 500 को यहाँ पर 3 से भाग करिए, कितना आएगा, ये आएगा 3 एकम 3, 6 त्रिक 18, फिर 6 त्रिक 18, शेषफल बचेगा उसको छोड़ दीजिए, भागफल आपने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर भाग करेंगे 3 से तो ये आपके पास 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3, 6 त्रिक 18, 216 आएगा। 216 और 166 का गैप देखिए कितने का है, ये आपके पास 50 का गैप है, यानी कि 50 ऐसी संख्याएं जो कि 3 से विभाजित है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूला। और देखिए विदाउट फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास जो है आसान रहेगा। ये फॉर्मूले से भी बता दिया मैंने और विदाउट फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। तो जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ, और यहाँ पर देखिए अब आप क्या करेंगे, ये 3 से विभाज्य हो गया। अब इसी तरह से हम 7 से विभाज्य भी चेक कर लेते हैं। 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी, जो कि यहाँ पर 500 और
650 के बीच में होंगे। तो यहाँ पर 500 के बाद 7 से विभाजित कितनी कौन सी संख्या होगी, ये हो जाएगी 7 7 49 और यहाँ पर 7 दूनी का 14 यानी कि 504 आपके पास 700 से विभाज्य होगी, ये 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसके बाद इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा ये 511 हो जाएगा और ये डैश डैश लास्ट संख्या कितनी होगी 9 7 63 और 2 बचा, ये आपके पास 7 दूनी का 14, 6 बचा और 6 इसमें से माइनस करेंगे 744 यानी कि लास्ट संख्या 744। तो n2 बराबर कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म 644 में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे 504 और गैप से डिवाइड कर देंगे, गैप 7 का होगा +1 कर देंगे। तो यहाँ पर ऊपर गैप देखिए कितने का 140 का आपको दिखाई पड़ रहा है, बटे 7 करेंगे +1 कर देंगे तो ये 20 और +1 21 आएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, 21 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। 21 से विभाज्य क्यों चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 504 यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, 2 बार काउंट हुआ है तो एक बार इनको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य और 7 से विभाज्य हैं वो संख्या 21 से भी विभाज्य होंगी, इन दोनों के एलसीएम से भी विभाज्य होंगी। तो इन दोनों के एलसीएम से विभाज्य जो संख्या होंगी उनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर इनमें से माइनस कर देंगे एक बार। ठीक है, तो ये 21 से विभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी भाई 504 हो जाएगी और ये आपके पास +21 करेंगे तो इस तरह से ये संख्या आती जाएंगे और लास्ट संख्या कितनी हो जाएगी 21 दिन 63, 2 बचा, ये 20 आपके पास शेषफल बचेगा, इसमें से घटा दीजिए यानी कि 630 आपके पास ये लास्ट संख्या। अब यहाँ पर n3 बराबर कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म 630 में से माइनस करिए फर्स्ट टर्म 504 और डिवाइड कर देंगे हम 21 से और ये +1 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऊपर डिफरेंस कितने का आएगा, ये 124 का आ जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर 124 एक सेकंड 126 का डिफरेंस आएगा ना, तो ये 126 और बटे 21 करेंगे और +1 कर देंगे, 21 से 126 होता है और प्लस करेंगे 1 तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 ऐसी संख्या हैं जो कि यहाँ पर भी काउंट हुई है और यहाँ पर भी काउंट हुई हैं, तो इनको एक बार माइनस कर देंगे इनमें से, तो हमारे पास वो संख्याएं आ जाएंगी जो कि यहाँ पर 3 से विभाज्य, सिर्फ 3 से और सिर्फ 7 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 3 और सिर्फ 7 से कितने संख्या विभाज्य होंगी भाई n1 + n2 करेंगे। अब n1 + n2 करेंगे तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 50 + 21 यानी कि 71 हो जाएगा, 50 + का 21। लेकिन ये संख्या 2 बार काउंट हुई थी कि वो संख्या कितनी थी 7 थी, तो इनमें से माइनस भी कर देंगे n3 यानी कि इनमें से 7 माइनस भी कर देंगे तो ये बराबर कितना आएगा 71 माइनस हो जाएगा 7 और 7 इसमें से घटाएंगे तो ये आपके पास 64 आएगा। यानी कि 64 ऐसी संख्या है जो कि सिर्फ 7 और सिर्फ 7 से सिर्फ 3 और सिर्फ 7 से विभाज्य हैं। अब ये आप क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे किन में से, टोटल संख्या देख लीजिए यहाँ पर कितनी है, टोटल संख्या आप यहाँ पर देख लीजिए 500 से लेकर 500 और 650 को सम्मिलित करना है, 500 से लेकर 650 तक टोटल 151 संख्याएं हैं। तो 151 में से माइनस कर देंगे जो कि यहाँ पर 3 और 7 से विभाज्य, क्योंकि विभाज्य नहीं है ये आपसे पूछा गया था। तो 151 संख्या टोटल थी, इसमें से ये 64 यानी कि 64 माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई का अंक देखिए 7 आएगा और 7 इकाई का अंक ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि पूरा भी आप माइनस करेंगे तो 87 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब समझाने में यहाँ पर टाइम लगा, बाकी यहाँ पर देखिए कुछ कैलकुलेशन आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और देखिए ये फॉर्मूला स्किप करना, यहाँ पर जो मेथड मैंने यहाँ पर 3 से विभाज्य संख्या कैलकुलेट करने का बताया था डायरेक्ट भाग करके, तो उस तरह से आपको ये करना है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसमें देखिए वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है। अब देखिए प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आ रहा है यानी कि ये रिमाइंडर आपके पास सेम आ रहा है। तो जिस तरह से मैंने सेम रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बताया था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, वो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको ऑप्शन से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 26 पंच 130 और 26 से 156 हो जाएगा, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन शेषफल यहाँ पर कितना बचा, शेषफल यहाँ पर ये बड़ी से बड़ी संख्या हम पहले चेक करेंगे। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर 26 है तो 26 से चेक किया, यहाँ पर शेषफल 0 आया। लेकिन इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 26 सत्ते 182 होता है, 26 छिके 156 और 26 सत्ते 182 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। 25 से देखिए यहाँ पर तीनों संख्याओं को डिवाइड करेंगे तो ये 6 शेषफल यहाँ पर बचेगा और 6 शेषफल यहाँ पर भी बचेगा और 6 शेषफल यहाँ पर भी
बचेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 325 जो है कंप्लीट डिविजिबल होगा और 6 शेषफल बचेगा। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 बच रहा है। तो इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, और विदाउट ऑप्शन करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैंने बताया था उस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर यदि एक ऐसी 7 अंकों की संख्या है जो 56 से विभाज्य है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए जो है इसका मान कैलकुलेट करके बताना है, और x और y क्या है, प्राकृत संख्या है। अब देखिए डायरेक्ट अगर मैं बताना चाहूँ यहाँ पर सीधे तो फटाफट से जो है इसको बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं हर एक चीज़ वो बताना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ पर फेस किया इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप ये चेक करेंगे तो ये 56 से विभाज्य संख्या, यानी कि 56 से आपके पास विभाज्य है, तो यहाँ पर ये 7 और 8 से विभाज्य होगी। भाई आपको यहाँ पर टुकड़ों में बांट लेना, और ये आपके पास जो है को प्राइम नंबर होने चाहिए आपस में, यानी कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल काम में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पर 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये बता देता हूँ। आपने देखिए पढ़ रखा होगा कि लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हों तो यहाँ पर जो है वो संख्या 8 से डिविजिबल होगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई संख्या दे रखी है, ये मान लीजिए इस तरह से, ये मान लीजिए, ठीक है, और ये लास्ट के 3 अंक है A, B और C। आप इन्हीं को चेक करते हैं 8 का विभाज्यता का नियम जब चेक करते हैं तो। लेकिन यहाँ पर आप ये भी नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरा अंक देखेंगे, तीसरा अंक सम है या फिर विषम है, ये आप यहाँ पर चेक करेंगे। विषम यानी कि ओड है, तीसरा अंक ओड है, तब आप यहाँ पर क्या करेंगे। और अगर यहाँ पर जो है ये तीसरा अंक सम यानी कि इवन है, A, B और C, अगर ये तीसरा अंक यहाँ पर ये सम संख्या है, यानी कि सम अंक है, यानी कि इवन नंबर है, इवन डिजिट है, इवन डिजिट है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये आपके पास यहाँ पर 2 केस बनते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये विषम है, यानी कि ये विषम है तो लास्ट के 2 अंक लेना है, यानी कि B और C आपको लेना है, और इसमें +4 करना है, और +4 करने पर यह आपके पास जो भी संख्या यहाँ पर प्राप्त होगी उस पर 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिविजिबिलिटी रूल जो है वो आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर देखिए अगर ये अंक जो है यहाँ पर सम अंक है, तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे लास्ट के B और C लेंगे, यानी कि 2 अंक लेंगे B और C, और इस B और C पर डायरेक्ट यहाँ पर 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से उठा के मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो आप यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर लास्ट के 2 अंक B और C 8 से विभाज्य हो जाते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर ये संख्या जो है यहाँ पर 8 से विभाज्य है, और यहाँ पर ये B और C में +4 करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो 8 से विभाज्य है, तो हम कहेंगे ये संख्या भी 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी हम इसे समझ लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास कोई एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर ये कोई संख्या मान लीजिए 3, 4, 5 और ये 7, और यहाँ पर जो है लास्ट में मान लीजिए आप 2 और 8 यानी कि 28। अब देखिए यहाँ पर ये विषम अंक है, यानी कि विषम अंक है, और विषम अंक है तो मैंने क्या बताया था कि लास्ट के 2 अंक में +4 करके चेक करना, यानी कि 28 में +4 करेंगे तो ये कितना आएगा, 32 आएगा। और हम यहाँ पर देखेंगे तो ये 32 जो है ये क्या है, 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, और ये 8 से विभाज्य है, तो हम कहेंगे ये संख्या भी हमारे पास क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेकर देख लेते हैं, यानी कि 3, 4, 5 और यहाँ पर ये 7 और यहाँ पर ये 3, 2 यानी कि 32 हो। तो यहाँ पर ये आप चेक करेंगे तीसरा अंक, और ये तीसरा अंक देखिए ये विषम है यानी कि ओड है, तो आप यहाँ पर सीधे क्या करेंगे, 32 लेंगे यहाँ पर, और 32 में क्या करेंगे, +4 करेंगे, तो ये कितना आएगा, 36 आएगा। और 36 यहाँ पर ये 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है, और ये 8 से विभाज्य नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो हमारे पास संख्या है वो भी 8 से विभाज्य नहीं है। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। अब 2 एग्जांपल हम सम अंक के भी ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर ये आपके पास जो है 3, 4, 5 और यहाँ पर 2 और ये 3, 2 हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, सम अंक है, ये क्या है, एक सम अंक है, और सम अंक है तो मैंने आपको क्या बताया था, सीधे डायरेक्ट 32 पर चेक करेंगे, यानी कि 32 यहाँ पर ये क्या है, 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है।
8 से विभाज्य। देखिए जो भी आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगे आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये 8 से विभाज्य तो हम कहेंगे ये संख्या भी 8 से विभाज्य। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यानी कि 3, 4, 5 और ये 2, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 2, 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखेंगे तो आपके पास ये क्या है, एक सम अंक है, ये एक सम अंक है, तो हम 28 को सीधे चेक करेंगे 8 से विभाज्य है नहीं। ये आप दिमाग में भी सोच सकते हैं, ठीक है। इतना मैं आपको लिख के बता रहा हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास 28 जो है ये 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये संख्या जो है ये भी हमारे पास 8 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, तो ये आप जो है 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये समझ चुके होंगे। देखिए इतना इसको करने की आवश्यकता क्या थी यहाँ पर, ये इसलिए किया है हमने यहाँ पर क्योंकि लास्ट के 2 अंक, कई बार क्या करता है कि संख्या में लास्ट के 2 अंक में से किसी एक अंक को गायब कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि सी को गायब कर दिया जाता है या फिर बी को गायब कर दिया जाता है, तो वो कैलकुलेट करना थोड़ा सा मतलब इस रूल से जो है ईजी हो जाता है। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना भी जो है इससे थोड़ा सा मतलब इजी हो जाता है, तीनों अंक हमें चेक नहीं करने पड़ते। अगर देखिए सबसे ज़्यादा परेशानी वहाँ पर होती है, यहाँ पर किसी भी एक अंक को गायब कर दिया जाता है लास्ट के 2 अंकों में से, लेकिन यहाँ पर देखिए तीसरा अंक अगर ये गायब कर दिया जाए तब तो हम यहाँ पर तीनों ही अंक जो है रख कर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये काम नहीं करेगा 8 का डिविजिबिलिटी रूल, लेकिन लास्ट के 2 अंकों में से कोई एक अंक गायब कर दिया जाता है तो ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल वहाँ पर बहुत काम आता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन था, ठीक है, 5वां क्वेश्चन। इसको करिए। अब यहाँ पर देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक सम अंक है, और सम अंक है तो y का मान कितना हो सकता है भाई, y का मान 2 और 6 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सम अंक है तो सीधे लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे, यानी कि y और 4 चेक करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे 2y4 है लास्ट में, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक सम अंक है, और सम अंक है तो अभी अभी मैंने बताया था लास्ट के 2 अंक हम सीधे डायरेक्ट चेक करते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो यहाँ पर y और 4 जो है ये 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो y की जगह क्या क्या हो सकता है। देखिए इकाई का अंक 4 जो है 8 के टेबल में कितने पर आता है भाई, 8 त्रिका 24 यानी कि 2 हो सकता है, 8 अट्ठे 64 यानी कि 6 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा होता, y के सबसे बड़े मान के लिए, यानी कि सबसे बड़ा मान तो y का 6 है, तो ये 2 नहीं हो सकता, हम 6 लेंगे, ठीक है। तो y बराबर हमारे पास कितना आ चुका है, 6 आ चुका है। अब हम x का मान कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए आप पहले ये भी चेक कर सकते हैं, आपको कैलकुलेट क्या करना था, x² + y, यानी कि आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन में से कोई एक होगा। अगर आप ऑप्शन में से y का मान घटा दें 6, तो ये तो देखिए y तो हट चुका है, अब यहाँ पर बचा क्या, x² बचा, यानी कि वो हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या बचेगी। तो ये काम हम यहाँ पर करके देखते हैं। इसमें से 6 माइनस किया तो कितना बचेगा, 27। 27 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसको हटा दीजिए। इसमें से 6 माइनस किया तो यहाँ पर क्या बचा, ये 38 बचा, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसको भी हटा दीजिए। इसमें से 6 माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा आपके पास 49 बचेगा, और 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि इसको हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि x का मान जो है 7 हो सकता है। तो ये हम कह नहीं सकते अभी, ठीक है। इसमें से भी 6 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो x का मान 8 भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर फंस गए, ठीक है। तो मैंने इस तरह से क्यों करवाया, क्योंकि यहाँ पर कई बार जो है इस तरह से आंसर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर हम बना लेते हैं कई बार, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं कि आंसर बन जाए। जैसे कि यहाँ पर यह फंस चुका है अब 7 और 8 पर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये 7 का विभाज्यता का नियम भी हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो संख्या हमारे पास क्या आ चुकी है, x 5 9 4 2, y की जगह 6 और ये 4, ठीक है। अब यहाँ पर 7 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि इकाई का अंक का 2 गुणा करते हैं और इस संख्या में से माइनस करते जाते हैं। तो ये काम आप यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 4 का 2 गुणा करिए, यानी कि आपके पास क्या होगा, 8 होगा। तो 4 का 2 गुणा करेंगे, 8 इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी कि 8 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास 16 में से 8 जाएगा, 8 बचा, ये 1 बचा, ये 4 और ये 9 और ये 5 और ये x, ठीक है। 8 का 2 गुणा करिए, आपके पास 16 होगा, और 16 इसमें से माइनस करिए, यहाँ पर ये डिफरेंस करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये 11 में से 6 गया, 5 बचा, और यहाँ पर 3 में से गया 2 बचा, और ये 9 और ये 5 और ये x, ठीक है। ये एक संख्या मिस कर गया क्या, यहाँ पर x 894 था, ये 8 था, ठीक है, ये 8 कर लेना, 894
और यहाँ पर भी 894 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ध्यान कर लिया यहाँ पर 89425। ठीक है, सही है आपके पास। अब यहाँ पर देखिए आप ये क्या करेंगे, 5 का 2 गुना करेंगे यानी कि 10, 10 में से 10 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 2 बचा, और यहाँ पर ये 8 बचेगा, ये 8 और ये x, और यहाँ पर 2 का फिर से 2 गुना करेंगे, ये 4 होगा, 4 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 4 बचा, ये 8 बचा और ये x। अब 4 का 2 गुना करेंगे तो ये आपके पास 8 होगा, और 8 इसमें से माइनस करेंगे, ये 0 बचा और ये x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x से 0 आया, मैं नीचे स्पेस नहीं है यहाँ पर लिख रहा हूँ, x से 0 आया, 0 का जब 2 गुना करेंगे तो ये 0 ही तो होगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये x बचेगा। अब देखिए x की जगह हम क्या रखें यहाँ पर कि ये जो संख्या है 7 से विभाज्य हो जाए। देखिए 8 रखेंगे, x की जगह 8 रखेंगे तो 8 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर 8 7 से विभाज्य नहीं है, तो ये डी ऑप्शन हटा दीजिए, बचा ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि x का मान 7 जो है ये हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास x का मान 7 और y का मान 6 आ चुका है। हालांकि आंसर तो आपके पास आ चुका है, लेकिन फिर भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आपसे पूछा क्या गया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई पूछा गया था। ठीक है, एक्स का मान 7 आया है, 7 का स्क्वायर और प्लस वाई का मान 6 आया, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 और प्लस का 6 करेंगे तो ये 55 ही तो आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने बता दिया। देखिए कॉन्सेप्ट मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा, जब आगे यहाँ पर अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल आएगा तो यहाँ पर देखिए पार्ट 1 पहले देखिए, पार्ट 2 फिर देखिए, फिर पार्ट 3 देखिए, तो ये सारे के सारे जो है वीडियोज़ आपको क्रम में ही देखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप कोई भी पार्ट डायरेक्ट उठा के देखते हैं तो हो सकता है वो आपको समझ में नहीं आए डायरेक्ट। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें आपके पास ये 3 संख्याओं का गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेष फल क्या होगा। यानी कि यहाँ पर ये आपको कितना दे रखा है, 335 को गुणा करना है 608 से, और यहाँ पर 853 से गुणा करना है। अब इसको डिवाइड करके देखना है यहाँ पर 13 से, क्या आप ऊपर पूरा गुणा करेंगे, नहीं करेंगे, सीधे यहाँ पर आप देख लेंगे कि कहाँ पर कितना शेषफल बच रहा है और फिर सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 13 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26, 7 बचा, उतारेंगे 5, 13 पंचे 65, 10 शेषफल यहाँ पर बचा, और यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा ये भी देख लेते हैं। 13 3 39, 13 चौके 52 और 8 बचा, उतारेंगे 8, 13 छके 78, शेषफल यहाँ पर भी 10 बचेगा। ठीक है, और 13 पंचे 65, 13 छके 78, 7 बचा, और फिर यहाँ पर उतारेंगे 3, 13 पंचे 65 और यहाँ पर शेषफल बचेगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर ये गुणा में थे तो ऊपर भी हम क्या कर लेंगे, इनको गुणा कर लेंगे, तो ये कितना बनेगा, ऊपर 800 बनेगा और बट्टे 13 से इसमें भाग करेंगे तो 13 छके 78 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बचा, उतारेंगे 0। फिर यहाँ पर देखिए शेषफल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 ऑप्शन आपके पास डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो आप इसको नेगेटिव रिमाइंडर से भी सोल्व कर सकते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर से सोल्व करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर कितना बचेगा, इसको देखिए आप भाग करेंगे तो 13 दूनी 26 और 7 बचा, उतारेंगे 5, 13 छके 78, यानी कि -3 की कमी है तो -3 नेगेटिव रिमाइंडर, और फिर यहाँ पर करेंगे तो ये 13 चौके 52, 8 और फिर 13 छके 78 और 13 सत्ते 91, यहाँ पर भी -3 की कमी है, और यहाँ पर करेंगे तो ये 13 पंचे 65, 13 छके 78, 7 बचा, और फिर उतारेंगे 3 और 13 छके 78, यानी कि यहाँ पर -5 की कमी है। अब आप इनको आपस में गुणा कराएंगे तो ये आपके पास प्लस का 9 होगा, -5 से कराएंगे तो माइनस का 45 होगा, और बटे में 13। अब 13 से इसको भाग करेंगे तो 13 3 39, यानी कि माइनस का 6 बचेगा ऊपर और बटे में 13। लेकिन ऊपर हम जो है ये आपके पास ये माइनस में शेषफल नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, जो हर में आपके पास ये 13 है, इस 13 में से ऊपर ये अंश में माइनस है, इसको माइनस करेंगे, यानी कि 13 में से 6 को घटाएंगे तो ये 7 जो है ये आपके पास यहाँ पर शेषफल बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास करेक्ट आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। तो किसी भी तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर से, दोनों से। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे इन सब से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। तो देखिए प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है, और वो 7 का सबसे छोटा गुणज होगा। तो 7 का सबसे छोटा गुणज होगा तो हम ऑप्शन में 7 का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। यानी कि 7 का गुणज ये देखिए यहाँ पर 7 पंचे 35, ये 7 का गुणज नहीं है। 7 त्रिका 21, 7 छके 42, ये भी 7 का गुणज नहीं है। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये आपके पास 7 पंचे 35, ये 7 का गुणज है। और यहाँ पर चेक करेंगे तो ये आपके पास जो है 70 और ये 25 बचा, ये आपके पास 7 का गुणज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट आंसर ऐसे आ जाएगा 7 का डिविजिबिलिटी चेक करने पर भी। अदरवाइज देखिए इसको बेसिक से करना चाहिए तो आप क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे। ठीक है, इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा,
इन सभी का एलसीएम लेंगे तो देखिए 8, 9, 12 का एलसीएम 36 हो जाएगा। 36 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये मैं अलग से कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये एलसीएम और एचसीएम में आपको बता दूंगा, ठीक है, जो ट्रिक मैं यूज़ कर रहा हूँ। 3 से काटा, ये आ जाएगा, और ये आपके पास 9 के 36, 12 3 36, ये 36 8 में तो आता ही नहीं है, तो ये आपके पास 36 नहीं आएगा एलसीएम, यहाँ पर जो है 72 आ जाएगा, ठीक है, 72, और यहाँ पर ये 15। अब यहाँ पर देखिए 3 से काटेंगे तो ये 3 5 15, 24 या 72 हो जाएगा। तो ये आप ऊपर 72 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 360 हो जाएगा। 360 आपके पास इनका सभी का एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है, बाकी आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं। ये 360 जैसे ही आपके पास ये एलसीएम आया, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 360 का मल्टीपल लेना है और उसमें +5 करके चेक करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 5 भी तो बचाना था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर करके देखेंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 365 आएगा। हमने यहाँ पर चेक किया था 365 तो 7 से विभाजित नहीं था, यानी कि 7 का मल्टीपल भी वो संख्या होनी चाहिए, तो 1 नहीं रख सकते। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 रख के चेक करेंगे तो ये कितना होगा, 36 का 2 गुना 72, और 725 आएगा। हमने यहाँ पर चेक किया था कि 725 भी यहाँ पर 7 का जो है मल्टीपल नहीं था, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 रख के चेक करेंगे, और 36 का 3 गुना कितना होता है, 108 होता है। 36 का 3 गुना 108 यानी कि 1080, और ये 5 1085 आ जाएगा। और ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, हमने चेक किया था कि ये 7 का मल्टीपल था। तो ये आपके पास इस तरह से भी आप इसको आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 7 का डिविजिबिलिटी रूल तो आप फिर भी चेक कर रहे हैं, तो ऑप्शन से ही इसको करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 8वां देखिए, इसमें यदि संख्या जो है 88 से विभाज्य है तो b-a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए उसी तरह का क्वेश्चन फिर से आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, 88 के टुकड़े करेंगे, यानी कि 88 के टुकड़े करें तो ये क्या आपके पास क्या आ जाएगा, ये 11 × 8 आ जाएगा, यानी कि संख्या जो है 8 और 11 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर b की जगह कितना हो सकता है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ये सम अंक है, तो 8 × 64 यानी कि b की जगह 4 होगा। देखिए इतना आसान हो जाता है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उससे अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो। अदरवाइज यहाँ पर देखिए b की वैल्यू पुट कर करके आप चेक करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास 4, 6 और b था, आपने यहाँ पर देखा 4, ये क्या था, सम अंक था। सम अंक था तो आपको मैंने बताया था यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट जो हैं हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर दाई का अंक 6 है, 8 × 64 होता है, तो यानी कि आपके पास यहाँ पर इकाई का अंक 4 आएगा, यानी कि b का मान कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। तो a का मान आप बता सकते हैं, यानी कि संख्या आपके पास अब क्या बन चुकी है, 8a 5 1 4 6, और b की जगह 4 रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर लेते हैं। तो ये आपके पास 8 5 13 हो जाएगा, 13 4 17 हो जाएगा, 17 4 21 हो जाएगा। और यहाँ पर चेक करेंगे तो a+ का 1 और ये आपके पास a+ का 7 हो जाएगा। इनका डिफरेंस करेंगे, यानी कि 21 - a - 7 करेंगे। ये इसमें से 21 में से घटा दिया, तो ये आपके पास जो है, यह फिर इस तरह से लिख लीजिए, इसको आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। ये डिफरेंस मैंने किया है इनका, तो ये 0 और ये 11 आना चाहिए। तो ये अगर बराबर 0 है, देखिए यहाँ पर अगर ये बराबर 0 है, अगर हम यहाँ पर बराबर 0 रखते हैं तो a को कितना होना पड़ेगा, 14 होना पड़ेगा। जबकि हम जानते हैं यहाँ पर ये जो a है ये सिंगल डिजिट वैल्यू, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर बराबर हम 11 लेंगे, और बराबर 11 लेंगे तो यहाँ पर जो है a का मान कितना होना पड़ेगा, यहाँ पर जो है a का मान 3 होना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर सही है। तो a बराबर कितना आया, 3 आया, ठीक है, a बराबर 3 आया। तो अब आपसे पूछा क्या गया था, यहाँ पर 4 - 3 करना था, बस इतना सा ये क्वेश्चन था, यानी कि एक आपके पास करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब गलत है। आप यहाँ पर एक ऑप्शन को क्या कर लेना, 1 कर लेना, ठीक है। तो ये आपके पास 1 जो है वो सही आंसर होगा, 1 जो है ये सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कैलकुलेट आपको क्या करना है, ये चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप डेटा देख सकते हैं, सेम डेटा है और सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर b का मान आपके पास कितना आया था, 4 आया था, a का मान कितना आया था, 3 आया था। तो आप b की पावर a कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 64, यानी कि 64। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यदि 9 अंक वाली संख्या जो है 36 से पूर्णतः विभाज्य है तो y के अधिकतम मान के लिए जो है इसका मान क्या होगा, इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना है।
तो यहाँ पर देखिए 36 से विभाज्य है, 36 से पूर्णतः विभाज्य, तो 36 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू में 9 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से विभाज्य होने चाहिए, यानी कि 4 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो ये y और 8 जो है, y और 8 जो है ये 4 से विभाज्य होने चाहिए। तो y की जगह क्या हो सकता है, एक तो 4 हो सकता है और इसके बाद 8 हो सकता है, लेकिन y के अधिकतम मान के लिए देखना था तो 4 नहीं होगा, अधिकतम मान 8 होगा। ठीक है, तो y बराबर हमारे पास कितना आ चुका है, 8 आ चुका है, y बराबर 8। अब हम x का मान कैलकुलेट करेंगे, x का मान कैलकुलेट करेंगे तो हमें 9 का डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं, हमारे पास संख्या अब क्या हो चुकी है 7x 7 9 2 5 1, y की जगह कितना आ चुका है 8 और ये 8। ठीक है, तो यहाँ पर 8 1 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा और ये देखिए आपके पास यहाँ पर 8 7 15 और 15 और 5 20 होगा, 20 में से यहाँ पर चला जाएगा 18, तो बचा कितना, ये 2 बचा। ठीक है, तो x प्लस का 2 बचा, ये 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो x की जगह कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो x का मान आपके पास कितना आ चुका है 7, तो x बराबर 7। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए जो कि आपसे पूछा गया। तो x की जगह अगर आप यहाँ पर 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर, x की जगह 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और ये 490 हो जाएगा, और ये माइनस y की जगह 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और 64 का 3 गुना, यानी कि 64 का 3 गुना कितना हो जाएगा 4 त्रिका 12 हासिल आएगी, 1 6 त्रिका 18 एक 19। और यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो इकाई का अंक देखिए 8 आएगा और इकाई का अंक 8, यानी कि इकाई का अंक 8 आएगा और 8 इकाई का अंक एक ऑप्शन में आ रहा है। तो आप इस तरह से जो है आप आंसर टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हालांकि पूरा भी घटाएंगे तो आपके पास 298 ही करेक्ट आंसर आएगा, आप करके देख सकते हैं। तो ये आपके पास 10 क्वेश्चन हो गए और आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी आगे के 10 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। बाकी आपके लिए जो है होमवर्क के लिए जो है ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको सोल्व करके बताना। ये तो सेम इक्वेशन है, इसमें तो a और b का मान हमने कैलकुलेट कर दिया था। ठीक है, यही आप होमवर्क के लिए कर लेना। ठीक है, बाकी कल हम इसको कैलकुलेट भी कर लेंगे। तो ये आपके पास जो है टोटल 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।